अगर सोसाइटी में देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे इंसान को या तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या वो शुगर का मरीज़ है। ये मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आज एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में। आज मैं आप लोगों के साथ डायबिटीज़ के बारे में बात करूँगी, मगर मुझे लगता है उससे पहले थोड़ा सा हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है। जब हमें अपने खुद की बॉडी के बारे में मालूमात होगी तो हम किसी भी तरीके के एलिमेंट या डिजीज़ के बारे में बेहतर समझ सकेंगे। हमारी जो बॉडी है, उसके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। और इन सबको काम करने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जिस्म के डिफरेंट हिस्से को, डिफरेंट सेल, टिश्यू, मसल्स, ऑर्गन्स को जिस भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके अपने टारगेट टिश्यू या मसल्स तक पहुंच जाता है। तो पहुंचाने का काम ब्लड करता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक पैसेज की तरह काम करती हैं, जो टारगेट टिश्यूज सेल्स तक वो चीज़ें लेके जाती हैं। और अब जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम हैं, तो इन्हें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ग़िज़ा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए जब हम कुछ खाते हैं जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होता है, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है, स्टार्च है, राइस है, रोटी है, चपाती, जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है, जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, तो डिफरेंट केमिकल्स के एक्शन की वजह से अपने एंड प्रोडक्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज ही वो चीज़ है जो जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्राइमरी चीज़ है जो जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। आगे मैं और बात करूँगी कि जब ग्लूकोज की एब्सेंस में एनर्जी की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन एंड फैट का भी इस्तेमाल करती है बॉडी। तो ग्लूकोज जब बन जाता है आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, वहाँ इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वो स्पेशली इस तरीके से बनी होती हैं कि सेलेक्टेड जो भी रिक्वायर्ड, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भी चीज़ें ब्लड में होती है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में अब आ जाता है। जब ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो जो स्टमक है हमारा, मैदा, उसके ठीक नीचे एक और ऑर्गन होता है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं। ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन है जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। तो पैनक्रियास को जैसे ही पता चलता है कि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट अब ज़्यादा है, वो फ़ौरन ही इंसुलिन ब्लड में सिक्रीट कर देता है। फिर ये ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए मसल सेल्स को, टिश्यूज़ को, बाकी ऑर्गन्स को पहुंच जाते हैं। अब सेल्स एंड टिश्यूज़ को ग्लूकोज की ज़रूरत है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो अपना काम कर सकें। मगर ये ग्लूकोज सीधे ही सेल्स एंड टिश्यूज़ के अंदर नहीं जा सकता है। जो सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं, इनकी सरफेस पे एक डोर टाइप का होता है जो कि लॉक्ड होता है। तो जो इंसुलिन है उसका काम ये होता है कि वो उस डोर को ग्लूकोज के लिए खोलता है, वो एक की तरह काम करता है। तो इंसुलिन डोर को ओपन करता है और जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है वो उन सेल्स और टिश्यूज में चला जाता है। ये हो गया नॉर्मल फेनोमेना। सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल्स टिश्यूज हैं, उनके सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनके लिए इंसुलिन की का काम करता है, और इंसुलिन रिसेप्टर्स को ओपन करके ग्लूकोज की एंट्री सेल्स टिश्यूज में कराता है। अब जब
नॉर्मल पर्सन होता है तो ये चीज़ नॉर्मली होती रहती है और इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। मगर अगर हम ये कहें कि डायबिटिक पेशेंट के केस में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट के ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुकी है बॉडी वेरियस रीजंस की वजह से। इसमें क्या होता है कि जब हर चीज़ की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर चाहिए होती है, अगर वो चीज़ कोई चीज़ तादाद से कम होगी तब भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होगी, अगर कोई चीज़ तादाद से ज़्यादा होगी, जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए बॉडी को उससे ज़्यादा होगा तब भी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। तो जब तक ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी में नॉर्मल रहता है तब तक ठीक है, लेकिन किसी वजह से अगर ये अमाउंट बढ़ जाता है, यानी ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो एबनॉर्मलिटी है, वो ठीक नहीं है, वो आगे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये किस वजह से हो सकती है? दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन बना रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर जा पा रहे हैं या यूज़ कर पा रहे हैं, अगर वो कम बन रहा है किसी वजह से तो भी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। या फिर इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन जिन रिसेप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सेल्स एंड टिश्यूज के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूकोज के एंट्रेंस के लिए सेल्स टिश्यूज में, तो अगर वो रिसेप्टर्स डिफॉर्म्ड है या किसी तरीके की उसमें इशू है, तो जो इंसुलिन ब्लड में अवेलेबल है वो उस रिसेप्टर्स को खोल नहीं पाती है, और जब वो उसको ओपन नहीं कर पाएगी तो ग्लूकोज सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जितना अमाउंट ग्लूकोज का टिश्यूज सेल्स को जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता, अल्टीमेटली वो कहाँ रह जाता है? वो ब्लड में रह जाता है, और जब ब्लड में रह जाता है तो वो क्या कॉज करता है? हाई ब्लड शुगर। ठीक है, अब ये अब ये जो हाई ब्लड शुगर ब्लड में मौजूद हो गई है, इसको कंपनसेट करने के लिए पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास और ज़्यादा काम करता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। ये इस तरीके से ये समझ के कि ज़्यादा इंसुलिन होगा तो ज़्यादा ग्लूकोज जो है सेल्स टिश्यूज में जा पाएगा। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि रिसेप्टर्स की प्रॉब्लम है। तो पैनक्रियास के एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने के बावजूद भी ग्लूकोज सेल्स टिश्यूज में उतना नहीं जा पाता है, और इसके बजाय बल्कि ये हो जाता है कि पैनक्रियास जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, ज़्यादा काम करेंगे तो धीरे धीरे एक्सर्शन हो ही जाएगा, वो ओवर एक्सर्ट होकर उसका जो प्रोसेस होता है इंसुलिन बनाने का वो धीरे धीरे कम हो जाता है ओवर द टाइम। तो अब जितना वो पहले बना रहा था सफिशिएंट अमाउंट इंसुलिन, उतना भी नहीं बना पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? फर्दर राइज इन ब्लड शुगर। अब जब ब्लड शुगर ज़्यादा हो गई, ब्लड में शुगर का अमाउंट जब ज़्यादा हो गया, तो सिम्टम्स उसके अब दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या सिम्टम्स होते हैं ब्लड शुगर के, हाई ब्लड शुगर के या डायबिटीज़ के? पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और उसका यूरिन आउटपुट बहुत बढ़ जाता है, उसको बार बार यूरिनेशन की फीलिंग आती है, वो यूरिन करने जाता है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि क्यों उसका वेट लॉस हो रहा है। तो ये सिम्टम्स हैं जो पता चलते हैं, शुरू में ही पता चल जाते हैं कि ब्लड शुगर बॉडी में ज़्यादा है, इस वजह से ये हो रहा है। ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम ये होगा कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर है, मगर हमारी सेल्स टिश्यूज को वो मिल नहीं पा रहा है कि जिसका वो इस्तेमाल कर सके। तो अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो फाइनली अल्टीमेटली क्या होगा? फैटीग होगा, थकावट होती है। आप कितना भी खाना खा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, मगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है काम करने की। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर की वजह से स्किन में इचिंग होती है, खुजली वाली चीज़ें, आँखों से ब्लर्ड विजन हो जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि शुगर की अमाउंट ज़्यादा है, ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में, तो अगर कहीं भी चोट या इंजरी कुछ लगी
तो बैक्टीरिया या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से इन्फेक्ट कर देंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर उसकी हीलिंग भी मुश्किल होगी और देर से होगी। और भी बातें हैं डायबिटीज़ के बारे में। जब एक पेशेंट को शुगर हो जाती है तो आगे बॉडी में और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।